हेलो बच्चों, कल हमने बीए सेकेंड ईयर के ब्रिटिश के सम्राट की वास्तविक स्थिति पढ़ी। इसके बाद सम्राट का संवैधानिक महत्व का पहला पॉइंट पढ़ा। आज हम पढ़ेंगे दूसरा पॉइंट, सम्राट स्वयं विवेक से नहीं वरन कैबिनेट के परामर्श से कार्य करता है। इसमें हम पढ़ेंगे कि सम्राट कोई भी कार्य स्वयं विवेक से नहीं करता, उसके द्वारा अपने सभी कार्य कैबिनेट के परामर्श से ही किए जाते हैं। कॉटन के शब्दों में राज मुकुट की शक्तियां का उसी प्रकार से प्रयोग किया जाता है जिस प्रकार से संसद के समर्थन के आधार पर कैबिनेट उसका प्रयोग करना चाहती है, यानी स्वयं विवेक पर। सम्राट खुद स्वयं विवेक पर अपना कार्य कोई भी नहीं कर सकती, खुद डिसीजन नहीं ले सकती। कैबिनेट मंत्री और प्रधानमंत्री से सलाह लेकर कार्य करेगी। स्वाभाविक रूप से सम्राट के नाम से किए गए कार्यों के लिए सामूहिक रूप से कैबिनेट या व्यक्तिगत रूप से संबंधित मंत्री ही उत्तरदायी है। यानी सम्राट के जो कार्य स्वाभाविक रूप से संसदात्मक व्यवस्था है तो वहां पे मंत्रिमंडल और प्रधानमंत्री ये वास्तविक है, क्योंकि जनता द्वारा चुना जाता है, तो स्वयं सम्राट उत्तरदायी नहीं होता। लॉर्ड ईसर ने कहा है कि इस स्थिति की ओर लक्ष्य करते हुए कहा है कि राजा के बहुत से विशेषाधिकार पर जब उसको कार्य रूप में परिणत किया जाता है तब केवल संसद के प्रति उत्तरदायी मंत्री के परामर्श पर उसका प्रयोग हो सकता है। आगे वे लिखते हैं कि मंत्रिमंडलीय उत्तरदायित्व राजतंत्र का संरक्षक है। इसके अभाव में राजतंत्र राजनीतिक झगड़ों की आंधियों तथा राजनीतिक तूफानों के बीच अधिक समय तक नहीं ठहर सकता। इसी प्रकार लॉर्ड एर्स्किन ने भी कहा है कि राजा कोई अंतकरण नहीं कर सकता, यानी अपने मन से कोई भी कार्य नहीं कर सकता। जो उत्तरदायी नागरिकों की धरोहर न हो सकी या सभी व्यक्तियों में दोष हो सकते हैं, परंतु हमारे शासन की बुद्धिमत्ता उन दोषों से राजा को दूर रखती है। वह कोई भी कार्य बिना परामर्श के नहीं कर सकता और जो कुछ किया गया है उसकी स्वीकृति पदारूढ़ व्यक्ति द्वारा है, चाहे वह कार्य किसी भी स्रोत से प्रारंभ करता है। यानी कुल मिलाकर ये बात बताइए कि राजा खुद अपने मन से अपने विवेक द्वारा कोई कार्य नहीं कर सकता, कैबिनेट के परामर्श से ही वो कार्य कर सकता है। इस प्रकार राजा कोई भी कार्य स्वयं विवेक के आधार पर नहीं करता और न इस कारण इससे कोई त्रुटि होने की आशंका नहीं है। कहा जाता है कि एक बार चार्ल्स द्वितीय के चयन कक्ष के द्वार पर एक दरबारी ने ये पंक्तियां लिखी थी। क्या पंक्ति थी? यहाँ सोते हैं सम्राट हमारे अधिराज, विश्वास नहीं करता जिसकी बातों का कोई, कभी कम अक्ली की बात नहीं करते हैं और न करते हैं बुद्धि की बात। यानी राजा यहाँ हमारे अधिराज है, हमारे विश्वास जिसकी बातों पर कोई नहीं करता, लेकिन वो अक्ल है उसमें, लेकिन बुद्धि का यूज प्रयोग नहीं करेगा। ये भावी पंक्तियां ये चार्ल्स द्वितीय ने ब्रिटिश के सम्राट के प्रति लिखी थी। इन पंक्तियों को पढ़कर राजा चार्ल्स ने कहा था कि ये नितांत सत्य है, क्योंकि राजा की बातें तो अपनी होती है, उसके कार्य उनके मंत्रियों के होते हैं। यानी बात उनकी होती है लेकिन कार्य कौन करता है? मंत्री करता है। तीसरा लास्ट पॉइंट है, अवैधानिक कार्य के लिए किसी को सम्राट के नाम पर उन्मुक्ति नहीं मिल सकती। इसमें उपयुक्त सूत्र एक और सिद्धांत का प्रतिपादन करता है और वह यह है कि कोई भी व्यक्ति अपने अवैधानिक कार्य के लिए सम्राट के नाम पर मुक्ति प्राप्त नहीं कर सकता।
इस संबंध में सीधा साधा तर्क ये है कि जब सम्राट स्वयं कोई त्रुटि नहीं करता तो उसके द्वारा किसी को गलती करने के लिए अधिकृत भी नहीं किया जा सकता। कोई भी मंत्री अपने द्वारा किए गए अवैध कार्यों के लिए सम्राट के आदेशों की शरण नहीं ले सकता, क्योंकि मंत्री ही जो भी गलतियां की है वो मंत्री ने की है। वो सम्राट के आदेशों का नहीं कह सकता कि सम्राट ने ऑर्डर दिया था या आदेश दिया था, उसका कोई नहीं मानेंगे। सिर्फ सारी गलतियां मंत्री की होगी। कोई भी मंत्री अपने अवैध कार्य जो कर रहा है तो सम्राट के आदेश का नहीं कर सकता। सम्राट की वैध उन्मुक्तिया के नाम पर अपनी रक्षा नहीं कर सकता। इस सिद्धांत का प्रतिपादन 1678 में थॉमस आर्चबोर्न अर्ल ऑफ डेनबी के अभियोग में हुआ। डेनबी पर फ्रांस स्थित ब्रिटिश राजदूत को एक पत्र लिखने के अपराध में संसद ने उन पर फौजदारी और दुष्ट चरित्र का अभियोग लगाया। डेनबी ने अपने बचाव में कहा कि वो पत्र सम्राट के आदेश के अधीन लिखा गया था और सम्राट कोई गलती नहीं कर सकता, अतः वह दोषी नहीं है। स्वयं सम्राट के द्वारा भी डेनबी के कथन की पुष्टि करते हुए अपनी ओर से क्षमादान का प्रस्ताव रखा गया, लेकिन संसद ने डेनबी के तर्क को अस्वीकार करते हुए कहा कि मंत्री की त्रुटियों के लिए स्वयं मंत्री ही उत्तरदायी थे, सम्राट नहीं। तभी से ये सिद्धांत चला आ रहा है कि मंत्री या अन्य कोई अधिकारी अपने अवैध कार्यों के लिए सम्राट के नाम पर मुक्ति नहीं प्राप्त कर सकता, क्योंकि उस समय आदेश पत्र था तो सम्राट ने उस समय का ये दिया था उनको पत्र कि आपको उपाधि वगैरह दी थी। तो कुछ गलतियां हुई तो उन्होंने कहा कि सम्राट कभी गलती नहीं कर सकता, इन्होंने सही किया, उनके नाम से ये उन्मुक्ति हुई थी, लिखित रूप उनका हुआ था, साइन क्योंकि साइन उनके थे, हस्ताक्षर उनके थे। लेकिन ये बात संसद ने नहीं मानी, क्योंकि उसमें कहा कि सम्राट जिम्मेदार नहीं है, सम्राट तो सिर्फ जो कार्य हम करते हैं या कानून बनाते हैं उसमें सिर्फ हस्ताक्षर करते हो, बाकी हेरफेर नहीं कर सकते। इसलिए सारा जो सम्राट जो उनके कार्यों में अवैध किया गया वो मंत्री ही जिम्मेदार हैं। इस प्रकार से ये बात आई। अब है प्रशासन में हमने सम्राट के संवैधानिक महत्व में तीनों पॉइंट पढ़े। अब हम पढ़ेंगे प्रशासन में सम्राट की स्थिति और प्रभाव, यानी प्रशासन में सम्राट की क्या स्थिति है, सम्राट की और क्या प्रभाव है। ये तो वास्तविक सत्ता और सम्राट के संवैधानिक महत्व देगा। अब प्रभाव और स्थिति क्या है प्रशासन में, ध्यान रखना। ये तो सरकार में मंत्री परिषद, प्रधानमंत्री, मंत्रिमंडल, और इसमें प्रशासन जो लोक सेवा आयोग द्वारा चयनित किया जाता। तो इसमें क्या प्रभाव और स्थिति है। ब्रिटिश शासन व्यवस्था में सम्राट की स्थिति, वास्तविक स्थिति को समझने के लिए हमारे द्वारा शक्ति और प्रभाव में अंतर कर लिया जाना चाहिए। यह तथ्य है कि ब्रिटिश सम्राट एक संवैधानिक शासन मात्र है और वह राज्य करता है, शासन नहीं। लेकिन इस आधार पर वास्तविक प्रशासन में उसे स्वर्णीय शून्य रबड़ की मोहर नहीं कहा जा सकता। ग्लेस्टोन ने के शब्दों में 17वीं सदी में सम्राट की स्थिति में जो परिवर्तन हुए उनके कारण शक्ति के स्थान पर लाभदायक प्रभाव की स्थापना हो गई। वास्तविक प्रशासन में सम्राट एक निष्क्रिय इकाई रही है। ब्रिटिश राज्य का प्रमुख होने के नाते ब्रिटिश राज्य जनता के हितों की रक्षा उसका पवित्र कर्तव्य और अपने इस कर्तव्य को पूरा करने के लिए उसके द्वारा निरंतर अपने प्रभाव का उपयोग किया जाता है। यानी 17वीं शताब्दी की ये बात है कि प्रशासन में सम्राट की क्या स्थिति थी और क्या प्रभाव थे। सम्राट अपने इस प्रभाव का उपयोग किस प्रकार कर सकते हैं उससे स्पष्ट करते हुए बेजोट का कहना है कि प्रशासन तथा नीति निर्धारण के संबंध में
सम्राट को 3 महत्वपूर्ण राजनीतिक अधिकार प्राप्त हैं। कौन कौन से? परामर्श के लिए पूछे जाने वाले अधिकार, यानी परामर्श पूछता है कौन? सम्राट, तो वो अधिकार है। दूसरा है प्रोत्साहित करने का अधिकार। दूसरा है कि जो कार्य कर रहे प्रशासन उनको प्रोत्साहित करना, उनको क्या कहते हैं, पुरस्कार देकर, उनकी तारीफ करके, ऐसे उनको प्रोत्साहित करके इनको सम्राट उनका प्रभावित कर सकता है। तीसरा है चेतावनी देने का अधिकार। सम्राट चेतावनी दे सकता है प्रशासन को कि ये कार्य होना चाहिए, ये कार्य इतने दिनों में होना चाहिए। इन अधिकारों का महत्व बताते हुए लिखते हैं कि एक बुद्धिमान सम्राट को इसके अतिरिक्त अन्य किन्हीं अधिकारों की आवश्यकता नहीं है। यानी एक बुद्धिमान व्यक्ति ने कहा है या विचारकों ने कहा है कि बस सम्राट को ये 3 अधिकार काफी है, बाकी अधिकार की आवश्यकता नहीं है। प्रोत्साहित करना, चेतावनी देना और परामर्श के लिए प्रश्न पूछना। सम्राट अपने इन अधिकारों के आधार पर वास्तविक प्रशासन को किस सीमा तक प्रभावित करता है, इस संबंध में निश्चित रूप से कुछ नहीं कहा जा सकता, क्योंकि संसदीय शासन की परंपरा के अनुसार सम्राट और प्रधानमंत्री के मध्य की मंत्रणा को गुप्त रखा जाता है। यानी संसदात्मक व्यवस्था जहाँ होती है, जहाँ संसदात्मक व्यवस्था होती है, वहाँ पे वास्तविक प्रधानमंत्री और नाम मात्र का राष्ट्रपति, तो इसकी जो गुप्त बातें दोनों में होती है वो ओपन नहीं की जा सकती, क्योंकि जल, थल और वायु सेना का प्रमुख कौन होता है? राष्ट्रपति होता है। तो कोई भी युद्ध स्थिति या फिर गृह युद्ध वगैरह, इसमें दोनों मंत्रणा प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति करते हैं, इसलिए वो बातें गुप्त रखी जाती है। लेकिन फिर भी शासन पर सम्राट के प्रभाव के कुछ निश्चित प्रमाण उपलब्ध है। रानी विक्टोरिया का जो पत्र व्यवहार प्रकाशित हुआ और हेरल्ड निस्कल के द्वारा सम्राट पंचम की जो आत्मकथा लिखी गई, उनसे ये बात नितांत स्पष्ट हो जाती है कि सम्राट चाहे कितना भी शक्तिहीन क्यों न हो, वह अब भी प्रशासन क्षेत्र में घटना चक्र को पर्याप्त सीमा तक प्रभावित करने की क्षमता रखता है। कहने का मतलब वो सरकार के में, जैसे मंत्रिमंडल और प्रधानमंत्री के क्षेत्र में वो शक्तिहीन हो, लेकिन प्रशासन क्षेत्र में उनका घटना चक्र पर्याप्त सीमा तक प्रभावित करता है। यह एक सर्वविदित बात है कि रानी विक्टोरिया के द्वारा वास्तविक प्रशासन में निरंतर हस्तक्षेप किया जाता था और उनके द्वारा अनेक बार किन्हीं विशेष व्यक्तियों को मंत्रिमंडल में शामिल करवाने या न करवाने में सफलता प्राप्त की गई। यद्यपि उनके अधिकार इतने प्रभावशाली नहीं थे, लेकिन ब्रिटिश राजनीति पर उसका प्रभाव नगण्य था। यानी उस वक्त जब नया नया ये गणतंत्र हुआ था ब्रिटिश, तो उस समय रानी विक्टोरिया का इतना प्रभाव नहीं था। उनको निरंतर हस्तक्षेप, प्रशासन हस्तक्षेप करता था। प्रशासन खुद हस्तक्षेप किसको करता था? रानी विक्टोरिया का। लेकिन अब समय बदल गया, अब ब्रिटिश राजनीति पर उसका प्रभाव नगण्य हो गया। किसका? प्रशासन का। अब प्रशासन पर प्रभाव सम्राट का हो गया। वास्तविक प्रशासन में सम्राट के प्रभाव का एक कारण यह है कि सम्राट व्यक्तिगत रूप में कुछ ऐसे कार्यों का संपादित करता है जिन्हें अन्य कोई नहीं कर सकता। क्या क्या कार्य कर सकता है व्यक्तिगत? वह विदेशी राजदूतों का स्वागत करता है, पीयर की नियुक्ति करता है, उपाधियां देता है और सिंहासन भाषण देता है। यानी कुछ उनके प्रभाव के कारण है विदेशों में राजदूत का स्वागत करना, जो राजदूत उनके यहाँ होते हैं उनका भी स्वागत करना
विदेशों के उनके यहाँ आते वो, और पीयर की नियुक्ति करना, और पीयर जो राज्यसभा में अध्यक्ष और जो उनके खुद के कुल के वो कर सकता है नियुक्ति, जो हमने ब्रिटिश के संविधान में पढ़ा था, और सिंहासन में भाषण दे सकता है, उनका प्रभाव बढ़ जाता है। प्रधानमंत्री की नियुक्ति और लोक सदन का विघटन भी वही करता है। यानी प्रधानमंत्री की वैसे तो नाम मात्र का है, राष्ट्रपति है जो लोकसभा के बहुमत दल के नेता को प्रधानमंत्री बनाएगा, लेकिन ये थोड़ा सा उनका पावर है कि नियुक्ति उनके द्वारा की जाती है, और लोकसभा को भी विघटित किया या भंग किया जा सकता है। किसके परामर्श से? प्रधानमंत्री के परामर्श से लोकसभा को भंग किया जा सकता है। यद्यपि इन कार्यों में उसकी शक्ति नहीं के बराबर है, लेकिन कुछ दशाओं में वह अपने विवेक से कार्य कर सकता है, और व्यवहार में ऐसा किया भी गया है। जैसे 1931 में रैमजे मैकडॉनल्ड के नेतृत्व में राष्ट्रीय सरकार का जो गठन किया गया, उनमें जो निश्चित रूप से सम्राट ने ही पहल की थी, और इसी कारण इस घटना को राजमहल की क्रांति की संज्ञा दी गई। यानी रैमजे ने सरकार का गठन किया था 1931 में, 1931 में उन्होंने खुद ही सरकार का गठन किया था। रैमजे उस समय थे, तो उनके नेतृत्व में सरकार का गठन कर दिया था, इसलिए सरकार का ये घटना को क्या कहा जा सकता है? राजमहल की क्रांति। यानी इतना अधिकार इनको मिल गया। 1945 में मजदूर दलीय सरकार के अंतर्गत अर्नेस्ट बेविन को विदेश सचिव बनाने में सम्राट षष्ठम जॉर्ज यानी छठे जॉर्ज का हाथ था। यानी जॉर्ज जो वहाँ पे राष्ट्रपति था, तो उनको विदेश सचिव बनाने का भी हाथ उनका सम्राट का ही था 1945 में। और 1957 में जब मिस्र के विरुद्ध असफल सैनिक कार्रवाई के बाद तत्कालीन प्रधानमंत्री इंटन को त्याग पत्र देना पड़ा, तो अनुदार दल में नेता पद के लिए दो व्यक्ति थे, बटलर और मैकमिलन। रानी ने चर्चिल और सैलिसबरी में से मंत्रणा कर बटलर के स्थान पर मैकमिलन को प्रधानमंत्री पद ग्रहण करने के लिए आमंत्रित किया। तो जो उस समय जो प्रधानमंत्री को भी उन्होंने, जिसने त्याग पत्र दे दिया था, उन्होंने, रानी ने इनको चर्चिल की जगह दूसरों को प्रधानमंत्री बना दिया था। बटलर की जगह मैकमिलन ने, रानी ने चर्चिल के और सेलिब्रेशन में मंत्रणा पर बटलर के स्थान पर मैकमिलन को प्रधानमंत्री ग्रहण करने को आमंत्रित किया कि आप अपना पद ग्रहण कीजिए। तो उस समय थोड़ा सम्राट का पावरफुल या प्रभाव देखने को मिला। इस प्रकार की स्थिति 1963 में मैकमिलन के त्याग पत्र के बाद उत्पन्न हुई। इस समय अनुदार दल में अनेक प्रत्यक्ष थे और बटलर इसमें प्रमुख थे, लेकिन रानी ने अप्रत्यक्ष रूप में लॉर्ड हुम को प्रधानमंत्री पद ग्रहण करने के लिए आमंत्रित किया। यानी मैकमिलन ने त्याग पत्र दे दिया, तो फिर बाद में बटलर ने कहा कि अब तो मैं प्रत्यक्ष हूँ, इसके बाद मैं ही हूँ, लेकिन रानी ने ये अप्रत्यक्ष रूप में लॉर्ड हुम को प्रधानमंत्री का पद ग्रहण करने के लिए आमंत्रित किया। यानी उनके विवेक द्वारा बटलर को भी अलग कर दिया, और जो प्रधानमंत्री ने, मैकमिलन ने त्याग पत्र देने के बाद एक तीसरे व्यक्ति को ही प्रधानमंत्री पद ग्रहण करने के लिए रानी ने कहा। तो इस हिसाब से कह सकते हैं बच्चों कि प्रशासन में सम्राट की स्थिति और प्रभाव थोड़ी बहुत अच्छी कही जा सकती है, प्रभावपूर्ण, क्योंकि उन्होंने ये राष्ट्रपति की नियुक्ति में अपना खुद के विवेक का फैसला लिया था। इस प्रकार ये कहा जा सकता है कि सम्राट शक्तिहीन है, लेकिन फिर भी प्रधानमंत्री के चुनाव तथा अन्य कुछ बातों में विशेष परिस्थितियों के अंतर्गत उनके द्वारा प्रभाव का उपयोग किया जा सकता है। यानी कहने को तो कह सकते हैं कि सैद्धांतिक रूप से तो
राष्ट्रपति या सम्राट पावरफुल है, लेकिन व्यवहार में देखा जाए तो वो इतना पावरफुल नहीं है। लेकिन प्रशासन में जो प्रधानमंत्री की नियुक्ति, बाकी राजदूतों के स्वागत और सिंहासन में भाषण, कुछ बातें ऐसी है जो प्रधानमंत्री की जो रानी ने ये अपने विवेक द्वारा दूसरे प्रधानमंत्री की नियुक्ति कर दी। तो कहने का मतलब प्रशासन में ये कह सकते हैं कि सम्राट की स्थिति शक्तिहीन नहीं कह सकते, उनका प्रभाव भी कुछ है। तो इस प्रकार से संसदात्मक व्यवस्था में कहा गया है कि वास्तविक शक्ति प्रधानमंत्री के हाथ में, लेकिन प्रशासन में सम्राट की कुछ प्रभाव बढ़ जाते हैं। कल हम पढ़ेंगे बच्चों राजा के प्रभाव के आधार। ठीक है, बाय।